अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट के लेक्चर नंबर 1 को। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, याद रहे पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट की जो मेरे पास जो सवाल आते हैं उसमें कुछ कुछ सवाल आते हैं जिनका जो प्रिंट है वो मेरे पास सही नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बीच में जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से मैं शुरू कर रहा हूँ तो 1 और 2 का मेरे पास प्रिंट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आपके पास प्रिंट सही हो तो आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम आईडी पर अली असगर सिद्दीक के नाम से आईडी है, वहाँ मुझे इनबॉक्स में आप सेंड भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, another problem for those studying viral origin and evolution is their high rate of mutation, particularly the case in RNA retroviruses like option A HIV, option B bacteriophages, option C pox viruses and option D HAV। चार ऑप्शन हमारे पास है। हमें कहा जा रहा है कि वायरल ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आता है वो म्यूटेशन के हवाले से आता है, स्पेशली उन वायरसेस में जो आरएनए रेट्रो वायरसेस हैं, ए बी सी एंड डी। हिंट दे दी इन्होंने आपने। अब आपने इसको से तलाश ये करना है कि इन चारों में से रेट्रो वायरस कौन सा है। इन चारों में से रेट्रो वायरस जो होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद है आप अपना ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन ए HIV वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, रेट्रो वायरस के एग्जाम्पल हैं। अब देखें पीएमसी वाले क्या कर सकते हैं, सवाल यही रखें, फाइनल में ऑप्शन चेंज करते हैं। तो HIV की जगह दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, HIV की जगह दूसरा ऑप्शन हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो भी क्या है, रेट्रो वायरस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ वायरोलॉजिस्ट हु स्टडी वायरसेस इन ग्रेट डिटेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड ही यूज। एक वायरोलॉजिस्ट है जो वायरस को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहता है। हमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड ही यूज़, इनमें से कौन सा चीज़ जो है वो यूज़ करेगा। ऑप्शन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी प्रोक्लियन फिल्टर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑप्शन डी सीटी स्कैन मशीन। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि वायरस के हवाले से अगर डिटेल स्टडी अगर कोई वायरोलॉजिस्ट करना चाहता है इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो ए बी एंड सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास हैं, आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के जरिए से सबसे ज़्यादा डिटेल स्टडी हो सकती है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है आपको मालूम है इसकी मैग्नीफिकेशन इतनी हाई नहीं होती। प्रोक्लियन फिल्टर वो होता है जिसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया जाता है, लेकिन डिटेल में तो स्टडी नहीं हो सकती। ऑप्शन डी सीटी स्कैन मशीन, भाई सीटी स्कैन मशीन तो दिमाग के लिए या बॉडी के डिफरेंट पार्ट के लिए यूज़ होती है, बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। तो वायरस जैसी चीज़ों के लिए वो यूज़ नहीं होती, लिहाजा इसका बेस्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एटीपी सिंथेटेस इज लोकेटेड इन द डिश ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के किस हिस्से में एटीपी सिंथेस नाम का एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ऑप्शन बी आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी मैट्रिक्स एंड ऑप्शन डी इनर मेम्ब्रेन। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इन एटीपी सिंथेस नाम का एंजाइम इसमें से कहाँ पाया जाता है। तो ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास है, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी, इनर मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। इनर मेम्ब्रेन की साइड पे क्या होता है, ये एटीपी सिंथेस जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बायोएनर्जेटिक्स, ऑप्शन बी बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी बायोफिजिक्स। हमें कहा जा रहा है कि एनर्जी
बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंट रिलेशनशिप के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं? बायोएनर्जेटिक्स, ऑप्शन बी बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी बायोफिजिक्स। ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए बायोएनर्जेटिक्स इज द करेक्ट आंसर। बायोएनर्जेटिक्स की ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास है द आर ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट। अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला रिकॉल करो, आर सी सी डबल ओ एच एन एस टू और एच। इसमें जो आर ग्रुप होता है अमाइनो एसिड के जनरल फॉर्मूले में, जो ये आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अ हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अ हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एन एडिशनल एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अ मिथाइल ग्रुप। ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। आर जो है ना, आर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वालों को मालूम है कि ये शो कर रहा है अल्काइल ग्रुप के लिए। अब अल्काइल में हमारे पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ जो आर है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइड्रोजन एटम, नहीं, हाइड्रोजन एटम के लिए ये यूज़ नहीं होता। हाइड्रोजन, आर की जगह अगर हाइड्रोजन होता तो वो ग्लाइसिन एक मखसूस अमाइनो एसिड होता है, जो सबसे छोटा अमाइनो एसिड है उसमें ये होता है, तो हाइड्रोजन एटम नहीं है। बी में कहा जा रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो बहुत सारे हैं तो हाइड्रोकार्बन तो नहीं। सी में कहा जा रहा है एडिशनल एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ओके, आर यहाँ जो है वो एडिशनल एटम या ग्रुप ऑफ एटम के लिए यहाँ हम कह सकते हैं। डी में कहा जा रहा है मिथाइल ग्रुप, हमेशा मिथाइल थोड़ी होगा, अल्काइल ग्रुप होता तो इसका क्या आंसर बनता? वो फिर भी जो है वो करीब तर बेस्ट बन जाता। तो मिथाइल भी नहीं है, हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, हाइड्रोजन एटम भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी जो है इसका जो है वो बेस्ट आंसर है, एन एडिशनल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। अगर आपको मालूम है कि अमाइनो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसमें अगर आर की जगह एच आता है तो ग्लाइसिन होता है। इसी तरीके से आर की जगह CH3 आता है, मिथाइल आता है तो एलिनीन होता है। सही है, तो वो 2-3 एग्जाम्पल जो बुक में दी हुई है वो हमने अपने लेक्चर में बाकायदा डिटेल में डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइटरी फाइबर्स आर, ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी ग्लाइकोजेन, ऑप्शन बी स्टार्च एंड ऑप्शन डी प्रोटियोग्लाइकेन्स। डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि भाई जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो दर हकीकत क्या होते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, स्टार्च या प्रोटियोग्लाइकेन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है डाइटरी फाइबर्स आर सेलुलोस होते हैं। ये सब्जी में जो कहते हैं ना फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, तो फाइबर क्या है? बेसिकली ये सेलुलोस वाला जो पार्ट होता है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक होता है उसमें फाइबर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल मस्ट कंटेन, जितने भी ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल उनके पास क्या चीज़ ज़रूरी है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आयरन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कार्बन एंड सल्फर। ए, बी, सी एंड डी, जितने भी ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है उनके पास क्या चीज़ होना शर्त है? तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? और करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी कार्बन एंड हाइड्रोजन। Carbon and hydrogen is the correct answer. Next हमारे पास है R group of glycine consist of, R group of glycine consist of, भाई ग्लाइसिन जो है ये बेसिकली अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड में ये जो R होता है वो ग्लाइसिन में क्या होता है? भाई अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है RCCOOH NH2 और H होता है। अब इसमें R की जगह ग्लाइसिन में क्या आएगा? अभी मैंने इससे पहले वाले MCQ को समझाते वक्त मैंने एग्जांपल दे दी थी। इसमें ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मिथाइल ग्रुप, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अमीनो ग्रुप, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ए, बी, सी एंड डी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ग्लाइसिन। याद रखिएगा ये हमारा सबसे छोटा अमाइनो एसिड है और इसमें आर जो जनरल फॉर्मूला अमाइनो एसिड का होता है उसमें आर की जगह क्या होगा? हाइड्रोजन क्या होता है सवाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए हाइड्रोजन एटम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टिकोइक एसिड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कैरोटिनॉइड्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है काइटिन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है म्यूरिन।
तो मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन डी, म्यूरिन इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, म्यूरिन का दूसरा नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन बच्चों को पता होगा, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? म्यूरिन। तो ये म्यूरिन जो है वो उसका क्या है? आंसर है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल का जो है वो मेजर कंपोनेंट है, और इस पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो दूसरा नाम है वो म्यूरिन है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है दे आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग gradient between different compartment. Option B, they are involved in cell communication. Option C, they are involved in exchange of material. Option D, they initiate nuclear division. A, B, C and D, चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने क्या करना है? एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। इसमें से इनकरेक्ट वाला जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें से कौन सा है? इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है ऑप्शन डी है, दे इनिशिएट न्यूक्लियर डिवीजन। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी भी न्यूक्लियर डिवीजन इनिशिएट नहीं करेगी। न्यूक्लियस की डिवीजन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। बाकी ए बी सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज पैसिव। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डाउनहिल वेयर एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज अपहिल। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। हमें इसमें से बेस्ट आंसर जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? ऑप्शन सी है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें चाहिए होते हैं कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जबकि नॉर्मली आम जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो है हमारे पास कैरियर प्रोटीन की नीड नहीं होती। हालांकि अगर बात की जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक एग्जाम्पल है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और जो नॉर्मल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है उसमें कोई कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑर्गेनेल सिंथेसाइजेस प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट और रीपैकिंग एल्सवेयर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो सिंथेसाइज प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है फॉर एक्सपोर्ट एंड रीपैकिंग एल्सवेयर, उसको जो है वो रीपैकिंग के लिए किसी और जगह भेजता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ऑप्शन सी फ्री राइबोसोम्स। ऑप्शन डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास हैं। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, उसको एक्सपोर्ट के लिए और उसको रीपैकिंग के लिए कहीं और भी भेजेगा? ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके साथ राइबोसोम अटैच होता है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और उसको पैकिंग के लिए, रीपैकिंग के लिए जो है वो कहीं और ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी इनकी ही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेल। लाइसोसोम जो है, जो कि आपको मालूम है कि ऑटोफेगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है। ये लाइसोसोम दर हकीकत कौन बनाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ऑप्शन सी गोल्जी एपेरेटस। ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। लाइसोसोम इनमें से कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास, करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? ऑप्शन सी गोल्जी एपेरेटस इज द करेक्ट आंसर। गोल्जी एपेरेटस जो होता है वो जो है वो लाइसोसोम को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड।
भाई रिले सेंटर जो है दिमाग के जो मुख्तलिफ हिस्सों से और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो रिले सेंटर है वो कौन सा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है थैलेमस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मिड ब्रेन, और इसी तरीके से ऑप्शन डी हाइंड ब्रेन। ए बी सी एंड डी, इनमें से कौन सा हिस्सा जो है वो रिले सेंटर का काम करता है? मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक और ब्रेन के इंफॉर्मेशन को जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने के लिए कौन सा हिस्सा रिले सेंटर का काम करता है? ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो याद रखिएगा रिले सेंटर के तौर पर ब्रेन स्टेम जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो। ब्रेन स्टेम जो होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ होती है? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं, और यही ब्रेन स्टेम जो है वो रिले सेंटर का काम करता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक की इन्फॉर्मेशन लाने की इनकी जिम्मेदारी होती है। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है। तो इनमें से आप देखें, या तो मिड ब्रेन का ऑप्शन होना चाहिए, या मेडुला ऑब्लोंगेटा का होना चाहिए, या पोन्स का होना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ मिड ब्रेन का ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी मिड ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है डीजेनरेटिंग ब्रेन सेल कैन बी रिपेयर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। डीजेनरेटिंग ब्रेन सेल, दिमाग के कुछ सेल अगर डीजेनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनमें से किस चीज़ को इस्तेमाल करके हम उसको रिपेयर कर सकते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ऑप्शन बी श्वान सेल, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी गैंग्लिया। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है। डी जनरेटिंग ब्रेन सेल को अगर हम रिपेयर करना चाहते हैं, इनमें से किसको इस्तेमाल करना होगा? बड़ा अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा भी। पहले आप अपना आंसर दें, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इज द करेक्ट आंसर। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का इस्तेमाल करके हम जो ब्रेन, किसी पेशेंट के ब्रेन सेल अगर डीरेंज हो जाते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं। अब बच्चों के जहन में आ रहा होगा श्वान सेल। श्वान सेल जो है न्यूरोग्लिया की क्या है? टाइप है। लेकिन याद रखिएगा, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता तो श्वान सेल हम कह सकते थे। श्वान सेल जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें अगर कोई नर्व डैमेज होती है, श्वान सेल वहाँ रिपेयर का काम करता है। जबकि ब्रेन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो रिपेयरिंग की जो जिम्मेदारी होती है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की होती है। किसकी होती है? न्यूरोग्लिया की एक दूसरी टाइप होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास जो दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन बन जाता है वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का इस्तेमाल करके, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होता है? जब एम्ब्रियो बन रहा होता है उसके कुछ स्टेम सेल लेकर हम ब्रेन वाले हिस्से तक अगर हम वहाँ अप्लाई करते हैं, तो वो वहाँ जाकर उसको क्या करते हैं? रिपेयर करने में मदद देते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम। इनमें से कौन सा है जो कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहलाता है? ऑप्शन ए थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, ऑप्शन बी सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला, एंड ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। चार ऑप्शन आपके पास है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन है। तो आप बताएं क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द करेक्ट आंसर। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या करती हैं? ब्रेन स्टेम बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नाइडेरियंस। नाइडेरियंस जो फाइलम नाइडेरिया जो है या फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहलाते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनके जो है वो नाइडेरियन के लिए करेक्ट है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है दे आर ड्यूट्रोसोमिक एनिमल्स, ऑप्शन बी दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ऑप्शन सी दे आर प्रोटोसोमस एनिमल्स, एंड ऑप्शन डी दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ए बी सी एंड डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नाइडेरियंस। अब देखें बच्चों जो होता है ना, जो बिल्कुल जिसने नहीं पढ़ा, मैं यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी आपको इस्तेमाल बताता हूँ। देखिए ऑप्शन बी में देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ऑप्शन डी में देखो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अब कोई भी जानदार जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि बी और डी में आंसर है, ए और सी ऐसी फिजूल में बनाया हुआ है। अब या तो ये नाइडेरियन डिप्लोब्लास्टिक है या ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी डिप्लोब्लास्टिक इज द करेक्ट आंसर। डिप्लोब्लास्टिक होता है ये।
नेक्स्ट हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग लैक्स द नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सा है जिनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फ्लैटवर्म, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी नाइटेरिया, ऑप्शन डी स्पंज। तो इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास जो है वो नर्वस सिस्टम ही नहीं होता। तो ए बी सी एंड डी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, स्पंज इज द करेक्ट आंसर। स्पंज जो है इनके पास जो है वो नर्वस सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है इनहिबिटिंग एंजाइम एक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट। वो कौन सा इनहिबिटिंग एंजाइम होता है जो इनहिबिटर होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, इस तरीके से रोकता है कि उसकी एक्टिव साइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ऑप्शन ए कम्पिटेटिव इनहिबिशन, ऑप्शन बी नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन, ऑप्शन सी फीडबैक इनहिबिशन, ऑप्शन डी एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सा इनहिबिटर होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। बहुत ही अच्छा सवाल, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो होता है वो एक्टिव साइट को वो करता है और एलोस्टेरिक साइट को नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो क्या करता है, वहां जाकर अटैच होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल एंजाइम्स आर कंपोज ऑफ, जितने भी एंजाइम है वो ज्यादातर एंजाइम जो है वो किस चीज से बने। ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड्स, बी अमीनो एसिड्स, ऑप्शन सी मोनोसैकेराइड, ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड्स। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन जो है क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। ऑल एंजाइम्स आर कंपोज ऑफ, जितने भी एंजाइम है वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है अमीनो एसिड। जितने भी एंजाइम होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, अमीनो एसिड से। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर, और प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्टार्टअप एनर्जी, ऑप्शन बी इनिशियल एनर्जी, ऑप्शन सी पॉइंट एनर्जी, ऑप्शन डी एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, एक्टिवेशन एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है डार्विन बिलीव दैट, डार्विन क्या मानता था। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नेचुरल सिलेक्शन and adaptation are closely related process, option B natural selection and spatial creation are closely related process, option C में कहा जा रहा है use and disuse of organs and inheritance of acquired characters are closely related processes। A B C and D, चार ऑप्शन हमारे पास है। हमें एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। डार्विन इनमें से किस चीज़ पर बिलीव करता था। ऑप्शन सी को हटा दो, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये तो लामार्क थ्योरी पे है, सी हट गया। अब ए और बी में हमें फैसला करना है। अब बी में कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन एंड स्पेशल क्रिएशन आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस। भाई स्पेशल क्रिएशन पर डार्विन नहीं मानता था, वो एवोल्यूशन पे मानता था, लिहाजा ऑप्शन बी भी हट गया। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस। भाई नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो अडेप्टेशन होती है, जिसकी वजह से जो वो फेवरेबल वेरिएशन आती है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो लिहाजा इन तीनों में से हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो क्या है, बेस्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दीज इज वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ व्हेल, इनमें से कौन सा है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है किसका, व्हेल मछली का। व्हेल मछली के लिए इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो वेस्टिजियल। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फ्लिपर्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फिन्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लंग्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पेल्विक एंड लेग बोन। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसका जो है वो क्या है, पेल्विक एंड लेग बोन इज द करेक्ट आंसर। इनके पास पेल्विक और लेग बोन जो है वो वेल के अंदर जो है वो एज अ रेमिनेट जो है वो क्या है, बाकायदा ये पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, डी पेल्विक एंड लेग बोन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में इसी के आगे से हम एमसीक्यू की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।